अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इस वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर होने वाले इस वेबिनार में मैं दिल से खुश आमदीद करती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर वंदना है और मैं सीनियर रजिस्ट्रार हूँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के। और आज आपके साथ दिल की सेहत और उसकी हिफाजत के बारे में हम कुछ बात करने के लिए यहाँ सब हाजिर हुए हैं। दिल इंसान के जिस्म का मरकजी निजाम है। जब दिल सेहतमंद हो तो जिंदगी खुशनुमा और ताकतवर लगती है। जब दिल में कोई कमजोरी पैदा हो जाए तो हर काम मुश्किल हो जाता है और जिंदगी जो है वो बेमायने लगने लगती है। इसलिए आज के दिन पे हम सब यहाँ इस बात का एहसास करने आए हैं कि दिल का ख्याल रखना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। हमारे साथ आज कार्डियोलॉजी के मुख्तलिफ शोबे के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। तो मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर इफ्रा उरूस, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मैडम एफसीपीएस कार्डियोलॉजी हैं और उन्होंने पोस्ट फेलोशिप की है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में। उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर नाजिया असलम सुमरो, जो नॉन इन्वेजिव कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं। मैडम एफसीपीएस कार्डियोलॉजिस्ट हैं, फेलोशिप इन नॉन इन्वेजिव ऑफ कार्डियोलॉजी एंड अमेरिकन बोर्ड है कॉम्प्रिहेंसिव एको की। और हमारे पास वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में इंचार्ज हैं नॉन इन्वेजिव डिपार्टमेंट की। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद हमारे साथ हैं डॉक्टर कलीमुल्ला शेख, जो कि इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। सर जो है वो एफसीपीएस मेडिसिन है, एफसीपीएस कार्डियोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने फेलोशिप इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी में की है और वो लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में रेजिडेंसी प्रोग्राम के जो है वो प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। मैं आप सबको दिल से खुश आमदीद करती हूँ हमारे वेबिनार में। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए कीमती वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ये सारे कंसल्टेंट्स जो हैं हमारे वो अपनी फील्ड के माहिरीन डॉक्टर्स हैं और हम इनके जरिए जो है वो आपको आम मालूमात देंगे जो दिल के हवाले से बहुत ज़रूरी है हमारे लोगों को जानना कि क्या ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं या ऐसे कुछ अलामात हैं जिनको हमें कब सीरियसली लेना चाहिए, कैसे दिल की बीमारी को पहचाना जाए। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले बहुत चीजें जरूरी हैं कि हमें पता तो हो कि हमें कहाँ जाना है और किसके पास जाना है, और वो जो चीज है वो अवेयरनेस से स्टार्ट होती है। तो ये हमने सेशन जो आज किया है वो जनरल पब्लिक की अवेयरनेस से है और इसको हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं सवाल करूंगी डॉक्टर इफ्रा से कि जैसे कि आप दिल की धड़कन की माहिरीन डॉक्टर हैं, तो मेरा सवाल यह है कि दिल की धड़कन के जो मसाइल हैं जिन्हें हम हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स कहते हैं, उनके बारे में आम लोगों को क्या जानना जरूरी है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए फॉर द वर्ल्ड हार्ट डे। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर वंदना ने सवाल किया है कि दिल की धड़कन के मसाइल को जानना क्यों ज़रूरी है। तो दिल की धड़कन के मसाइल, जिसे हम हार्ट रिदम डिसऑर्डर्स या एरिथमियास बोलते हैं, असल में तब पैदा होते हैं जब दिल में एक बिजली का निज़ाम है हमारे, जो धड़कन को बनाता है। तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसकी वजह से दिल की रफ्तार या तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, या बहुत सुस्त हो जाती है, या बिल्कुल बेतरतीब हो जाती है। तो आम आदमी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कब दिल की रफ्तार कौन सी खतरनाक है। कुछ अरिथमियास जानलेवा होते हैं, मगर हर रफ्तार खतरनाक नहीं होती है। तो उसके लिए वक्त से पहले उसकी तयन करना, उसकी पहचानना और उसका इलाज करना वक्त पर बहुत ज़रूरी है। सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लेकिन अक्सर जो है ना हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमें धड़कनें महसूस हो रही हैं। उन्हें ये हम्म। चीज कैसे पता चले कि जो है ये खतरनाक धड़कन है या नहीं, क्योंकि धड़कन तो हर वक्त जो है वो एक जैसी ही मरीजों को महसूस हो रही होती है। वो तो ये नहीं तफरीक कर पाते कि क्या अलग है क्या नहीं। तो ऐसी क्या अलामात हैं जिन पे वो फौरन डॉक्टर से रुजू करें और फौरन इमरजेंसी में आए। बिल्कुल। कुछ ऐसी अलामात हैं जिसको देखते हुए उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर बैठे बैठे अचानक से दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है, धड़कन तेज़ हो जाए, या फिर चक्कर आने लग जाए, बेहोशी हो जाए, या सांस लेने में मुश्किल हो जाए, सीने में दर्द शुरू हो जाए, तो फौरन कभी किसी करीबी अस्पताल जाएं जहाँ पे ईसीजी, जो दिल की पट्टी है, वो निकलवा सकें, ताकि उससे पता चल सके कि क्या अंदर दिल में चल रहा है, और उसको फिर हम उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली उसका हम इलाज करते हैं कि कौन सी वाली दिल की रफ्तार हुई है और किस तरह से हमने उसका इलाज करना है। ठीक है, तो आप अपने हॉस्पिटल के हवाले से कुछ बता सकती हैं कि हमारे पास क्या सहूलियात हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में इसकी तशखीस के लिए, और आप किस तरह से इनके इलाज की तरफ जाती हैं। बिल्कुल, जैसे ही मरीज हमारे पास आता है कोई भी सिम्टम्स लेके, जो मैंने अभी बताए हैं जौन से भी,
इमरजेंसी में लैंड करता है तो हम सबसे पहले दिल की पट्टी निकलवाते हैं, देखने के लिए कि आइदर दिल की रफ्तार या तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या कम हुई हुई है। अगर बढ़ी हुई होती है तो हम उसकी फर्दर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पहले उस वक्त तो उसकी दिल की रफ्तार को हम कंट्रोल करते हैं, उसके बाद फर्दर हमारे पास एक 24 घंटे का ईसीजी मॉनिटरिंग होता है, वो हम लगा के मरीज को घर भेज देते हैं ताकि हम उसकी 24 घंटे का रिकॉर्ड कर सकें कंटिन्यूस। उसके बाद हम उस पर डिसाइड करते हैं कि हमने इसका करना क्या है। सही, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान अल्फाज में समझाया कि दिल की धड़कनों पे कैसे किसी भी मरीज को तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, मेरा अगला सवाल डॉक्टर नाजिया से है कि आ, हम आज के दिन पे हम जनरल पब्लिक को तो टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो खवातीन हैं वो अक्सर जो है ना अपनी दिल की बीमारियों को नजरअंदाज करती हैं, और कभी कभी वो अगर किसी अलामात के साथ, सिम्टम्स के साथ आती हैं तो कहा जाता है कि नहीं, फीमेल्स को तो बहुत ज्यादा सिम्टम्स होते हैं। तो कब उनके सिम्टम्स को सीरियसली लेना चाहिए, कब उनको अपने सेहत के हवाले से कुछ मजीद जो है वो जानना जरूरी है उनके लिए कि वो क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट और वंदना के मुझे मौका देने के लिए कि मैं दिल के हवाले से और स्पेशली ख़वातीन के दिल के हवाले से कुछ मालूमात आगे बताऊं। हमारे यहाँ पहले ये सिर्फ कॉन्सेप्ट था कि सिर्फ मर्दों के दिल का मसला, दिल का अर्जा सिर्फ मर्दों के अंदर होता है, मगर अब ये कॉन्सेप्ट हमें चेंज करना पड़ेगा कि सिर्फ दिल का मसला सिर्फ मर्दों का नहीं बल्कि औरतों का भी उतना ही मसला है जितना बिल्कुल। मर्दों का है। तो मगर ये इसलिए इसमें क्योंकि इसका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट इसलिए डिले हो जाता है कि ख़वातीन कभी भी अपने बारे में उस तरह से सीरियसली नहीं सोचती, ना ही उनको इतनी मालूमात होती है अपने दिल की बीमारी के हवाले से या अपने सिम्टम्स के हवाले से, क्योंकि उनके सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। मर्दों के मुकाबले में अगर हम देखा जाए तो उनके डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। उनको दिल में जैसे मर्दों को दर्द होता है तो कभी कभी वो इस दर्द के साथ नहीं हमारे पास आती हैं। उनका दर्द मुख्तलिफ हो सकता है, उनको धड़कन तेज कम होना फील हो सकता है, उनको पेट में दर्द हो सकता है, बहुत ज़्यादा थकन की अलामात हो सकती हैं, सांस का फूलना। ये सारी चीज़ें उनके दिल की जो भी बीमारी है उसकी तरफ ही शो करती हैं। और अगर उनके जो रिस्क फैक्टर्स जैसे मर्दों के अंदर हैं, अगर वही रिस्क फैक्टर्स औरतों के अंदर हैं तो उनको और ज़्यादा इस मामले में अपनी चीज़ों को देखना होगा और सीरियस होना होगा कि जैसे अगर शुगर है, ब्लड प्रेशर है और उनका वज़न ज़्यादा है, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, तम्बाकू स्मोकिंग इस चीज़ का है, और अगर स्पेशली उनके फैमिली में किसी को दिल का मसला है, उनके बहन भाई वालिद वालदा, और अगर उनके फैमिली में किसी को यंग एज में जैसे मर्दों के अंदर 55 से पहले और ख़वातीन के अंदर अगर उनको 65 या 65 से पहले अगर किसी को दिल का मसला हुआ है, बहन भाई वालिद वालदा में से किसी को, तो उनको अपनी सारी चीज़ों को अ, ध्यान देना होगा। और एक और चीज़ मैं भूल गई कि कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल का भी चेक रखना बहुत ज़रूरी है। हम्म। तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स के साथ अगर उनको किसी किस्म की भी अलामात हो रही हैं तो उनको फ़ौरन ही डॉक्टर के साथ रुजू करना होगा और अपने दिल के हवाले से अपनी दिल के टेस्ट कराना ज़रूरी है। हाँ, मुझे लगता है आपकी बात बिल्कुल सही है। जैसे कि कॉन्सेप्ट था कि फीमेल्स में हार्ट अटैक बहुत कम होता है, तो एक उनको अपना जो है वो एक नेचुरल प्रोटेक्शन मिली हुई है, लेकिन पोस्ट मेनोपॉज जो है वो ये सारा रिस्क जो है बराबर हो जाता है। तो जो मेल्स में रिस्क है वही फीमेल्स में भी उतना ही ऑलमोस्ट रिस्क आ जाता है, तो उनकी भी सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, मेरा जी। दूसरा सवाल ये है कि प्रेगनेंसी के साथ अक्सर औरतों को सांस फूलने की शिकायत रहती है, तो हम कब ये ताउन करें कि ये सांस जो है वो प्रेगनेंसी की वजह से हो रही है या उनको साथ में कोई नई दिल की बीमारी है, या कब जो है वो ये पता चले कि अक्सर हमारे पास फीमेल्स आती हैं जिनको हमें उस वक्त पता चलता है कि दिल का पट्टा कमजोर साबित हो गया है, तो वो कैसे डिफरेंशिएट करें इन दोनों में? बहुत अच्छा सवाल है वरना, और इस चीज़ की भी अवेयरनेस होना ज़रूरी है हम खवातीन के अंदर कि अब प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत पहले ये चीज़ें काफ़ी इग्नोर हो जाती थी, मगर अब ये है कि हमारे पास ऐसे टेस्ट आ गए हैं। और जैसे आपने बताया कि मैं नॉन इन्वेजिव में ही हूँ, तो हमारे पास एक ऐसा टूल है, जैसे अभी इफ़रा ने हमें बताया कि ईसीजी है, बेसिक ईसीजी तो होनी चाहिए। अगर प्रेगनेंसी रिलेटेड उनको सांस फूलना हो रहा है या चेस्ट पेन हो रहा है, कोई भी ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, तो पहले तो उनको ईसीजी अपनी बेसिक कराना ज़रूरी
ज़रूरी है। और उसके बाद हमारे पास एकोकार्डियोग्राफी, जो दिल, जिसको हम आम जुबान में दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं या एको कहते हैं, वो एक टेस्ट है जो अगर किसी पेशेंट को पहले से दिल का मसला हो चुका है प्रेगनेंसी में, या उनकी फैमिली में किसी को हुआ है, या उनको जो प्रेगनेंसी में जो सांस का फूलना है और उसकी वजह से उन्होंने चीज़ों को रूल आउट कर दिया कि उनको कोई एनीमिया नहीं है, कोई और ऐसी मसले नहीं हैं, तो उनको एक एकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कराना ज़रूरी है। क्योंकि प्रेगनेंसी के साथ दिल के पट्टे कमज़ोर होने की एक बीमारी है जिसको हम पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, जिसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए प्रिकॉशंस लेना भी ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट बहुत अच्छे हैं, जो अगर सिम्टम्स पेशेंट्स को इस तरह से होते हैं तो वो पेशेंट्स रेफर करते हैं कार्डियोलॉजिस्ट को, और टाइमली उनका ये पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी डायग्नोज हो जाता है और हम फिर उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड आफ्टर डिलीवरी वो कंटिन्यू रहती है और कुछ अरसे तक वो जारी रहना ज़रूरी होता है। तो फिर इससे पेशेंट्स को डायग्नोज करना और फिर इनका ट्रीटमेंट होना भी ज़रूरी है। सही, इससे रिलेटेड मेरा एक और सवाल है कि अगर फर्ज करें किसी फीमेल को डायग्नोज हो गया है कि उनका दिल कमजोर है किसी प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो अगली प्रेगनेंसी को कैसे प्लान करे? क्या वो कर सकती हैं अगर दिल का पट्टा कमजोर है, या अगर वो कुछ और बच्चे चाहती हैं तो फिर उस वक्त उनका क्या करना चाहिए? अ, नहीं, वरना इस हिसाब से हमें फिर कैटेगराइज करना होता है कुछ पेशेंट्स को। अगर उनका हार्ट रिकवर हो गया उसके बाद भी रिस्क रहता है कि उनको दूसरी प्रेगनेंसी में दोबारा उनके पट्टे कमज़ोर होने का और उनकी अपनी जान को और बच्चे की जान को खतरा बढ़ जाता है। तो इस सही। हवाले से हमें कपल को भी इस हवाले से बताना होता है, काउंसलिंग ज़रूरी है। और फिर हमें आगे की प्रेगनेंसीज के हवाले से उनको प्रॉपर प्लान करके बताना होता है। तो इसलिए इस चीज़ का रिस्क लेने से बेहतर है कि चीज़ों को पहले रिस्क स्ट्रेटिफाई करके उनको क्लियर करना ज़रूरी सही, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को आते रहना चाहिए, दिखाते रहना चाहिए, ताकि जो है वो हम उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी को प्लान कर सकें और बिना है। प्लानिंग ऑब्वियसली। नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ऑब्वियसली। नाजिया। थैंक अच्छा, यू। अगला सवाल मेरा डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब से है कि सर, अक्सर लोग हार्ट अटैक के सिम्टम्स नहीं पहचान पाते, उनको नहीं पता होता। काफी लोग जो हैं वो 3-3 दिन तक जनरल फिजिशियन को दिखा रहे होते हैं और वो फिर राइजैक और ये सारे ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो आउट ओवर द काउंटर दवाइयां ले रहे होते हैं, फिर बहुत लेट अस्पताल पहुंचते हैं। तो उसमें यही है कि पेशेंट का बचाने वाला जो वक्त है वो हमारा जाया हो जाता है। तो क्या ऐसी अलामात है जिनसे वो ये फर्क कर पाए कि दर्द किस वजह से है और कब वो कार्डियक इमरजेंसी में डायरेक्टली लैंड करें? Thank you very much, Vandana, and I am thankful to Liaquat National Hospital for providing this opportunity to be part of this कन्वर्जेशन। आपका बहुत ही बेसिक सवाल है, क्योंकि हार्ट अटैक आजकल आप देख रहे हो कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम जो है सबसे ज़्यादा दुनिया में एज अ काज ऑफ मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी है, जिससे जान का खतरा एज वेल एज बीमारी जो लॉन्ग टर्म चलती है उसका खतरा बढ़ गया है। और हमारे पास आप देखें तो अमेरिका की एक डेटा के हिसाब से तकरीबन 17 मिलियन पीपल्स को जान का खतरा होता है कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स की वजह से। ये तो बहुत बड़ा और नंबर है। इस्केमिक हार्ट डिजीज जो है वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज ऑफ दिस कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। सही। और उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंटेशन होती है वो हार्ट अटैक जो 70% मर्दों में प्रेजेंट करता है और 50% फीमेल्स में प्रेजेंट करता है। जो इसका सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम है ना वो है चेस्ट पेन। और ये चेस्ट पेन जो है ना मोस्ट कॉमन सिम्टम है फॉर ईआर विजिट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है। सही। अब ये आपका सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे दूं कि एक घर में एक 20 साल का लड़का है जिसको चेस्ट पेन हो रहा है, एक 40 साल की खातून है जिसको चेस्ट पेन हो रहा है, और एक 70 साल का डायबिटिक है उनको भी चेस्ट पेन हो रहा है। सही। तो अब तीनों में डिफरेंट है। बिल्कुल। ज्यादातर जो यंग लोग होते हैं जिनको चेस्ट पेन होता है उनमें मस्क्यूलो स्केलेटन प्रॉब्लम ज्यादा होता है। जैसे अभी डॉक्टर नाजिया ने कहा कि फीमेल्स अंडर रिपोर्टेड हैं सारी दुनिया में, लेकिन उनको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। पर जनरली 50 साल से कम खवातीन में दिल के मसले हार्ट अटैक से रिलेटेड के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर 70 साल के बंदे को चेस्ट पेन है, खास करके अगर वो सडन ऑनसेट हुआ है और वो 15 से 20 मिनट से ज़्यादा चल रहा है और रेडिएट कर रहा है टुवार्ड्स जॉ की तरफ, शोल्डर्स की तरफ, बैक की तरफ, और फिर उसके साथ सांस की शिकायत हो रही है और ठंडे पसीने आ रहे हैं,
तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसको जो है ना कार्डियोवेस्कुलर प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक का ही चेस्ट पेन हो रहा है। आते हैं 20 साल के और 40 साल के खवातीन के ऊपर, और 20 साल के, उनमें चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन अभी बहुत ही अच्छे डॉक्टर इफ्रा ने भी बात की, डॉक्टर नाजिया ने भी की, किसी को फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है हम्म। और किसी को चलने में सीने में दर्द हो रहा है या किसी को बेहोशी का ख्याल हो रहा है, तो उस हालत में इवन अगर 20 साल की उम्र है या 40 साल की उम्र है, उसमें भी हमें कार्डियक की फर्दर एवेल्युएशन की ज़रूरत है। इसके अलावा सिर्फ चेस्ट पेन अलामत नहीं होते हैं। कुछ मरीजों में, खास करके हम शुगर के मरीजों में, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम डेवलप हो रहा है सारी दुनिया में और पाकिस्तान में सबसे तेज़ी से ज़्यादा फैल रहा है, उस मरीजों में जनरली चेस्ट पेन नहीं होता है। सही। इसी तरह से खवातीन में भी चेस्ट पेन नहीं होता है, या बहुत ही एल्डरली हों उसमें, उनमें सांस की शिकायत होना, उल्टी का हम्म। ख्याल होना, इंडाइजेशन महसूस होना, अनड्यू फटीग होना, या हम्म। फिर बेहोशी का ख्याल होना, ये सारे अलामात भी हार्ट अटैक की निशानी हो सकती है। जैसे अभी डॉक्टर नाजिया ने कहा कि मैदे का दर्द समझ के, या आपने भी मिसाल दी है कि हम 3-4 दिन जनरल फिजिशियन के पास और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, फिर हमारे पास आते हैं तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। हम्म। तो ये सारी चीज़ों को हम सारा लेते हैं प्रोबेबिलिटीज़ के ऊपर, कि सही। अगर प्री टेस्ट प्रोबेबिलिटी किसी की दरमियाने दर्जे या हाई की है, तो उनमें फर्दर एवेल्यूएशन की ज़रूरत है और फिर इमीडिएटली उनको जो है ना कंसल्ट करने की ज़रूरत है। सही, बहुत शुक्रिया। मतलब कि वो दर्द जिसके साथ आपको जो है वो सांस की शिकायत हो या फिर चक्कर आए या बेहोशी जैसा फील हो, या आपको जो है वो दर्द चलने से काम करने से बढ़ रहा हो, तो उनको फौरन इमरजेंसी में आना चाहिए। अच्छा, एब्सोल्युटली। मेरा अगला सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को तकलीफ हो रही है और वो घर पे है और अस्पताल से दूर है, तो वो घर पे फौरन क्या करे अगर उनको लग रहा है कि हार्ट अटैक हो रहा है, कि जब तक अस्पताल तक पहुंचने का जो टाइम है वो उनका उस पे कुछ उनके लिए हेल्पफुल हो जाए। अच्छा, ये बहुत ही बेसिक सवाल है। जैसे हमने कहा, ये अब कॉमन प्रॉब्लम हो गया है कार्डियोवेस्कुलर का, और ये हम बहुत ही रूटीन अपनी डे टू डे प्रैक्टिसेस में ये चीज़ डील कर रहे होते हैं कि इनको तो शाम से दर्द हो रहा था और अभी रात हम्म। में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फिर हम पहुँचे। सबसे बेस्ट है, जैसे मैंने कहा, कि अगर 60-70 साल का कोई बंदा है, डायबिटिक है, स्मोकर है, और 15-20 मिनट से ज़्यादा दर्द रह रहा है और एकदम से शुरू हुआ है, उसके साथ ठंडे पसीने और सांस की शिकायत हो रही है, या ख़ानदान में इस तरह का हार्ट अटैक की हिस्ट्री है प्रीमेच्योरली, जो अभी डॉक्टर नाजिया ने डिफाइन किया कि 55 साल से कम अगर उम्र है मर्दों में या 65 साल से कम फीमेल में, तो उस हालत में हमें ये हार्ट अटैक को ही कंसीडर करना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए? हमें पता है कि सब हर घर में जो है ना डिस्प्रिन की गोली तो होती ही है, सर दर्द में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ हाँ। होती है, और डिस्प्रिन की गोली तकरीबन 22% के करीब इस हार्ट अटैक रिस्क को कम कर देती है। बिल्कुल। तो सबसे पहला जो काम करना चाहिए, इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देना चाहिए ताकि एम्बुलेंस आपके घर पे जल्दी से पहुंच जाए। मरीज अगर कहीं पे कोई काम कर रहा है तो उसको एक रिलैक्स हालत में बिठा दें, उनको कोई ढीले ढाले कपड़े पहना दें अगर बहुत ही टाइट कपड़े, क्योंकि जनरली हार्ट अटैक के साथ सांस की भी शिकायत शुरू हो जाती हम्म। है। और फिर एक डिस्प्रिन घर में पड़ी हुई है, तो फिर डिस्प्रिन की एक गोली उनको चबा दें। और अगर कुछ इस तरह से भी होता है घर में कि हार्ट अटैक की प्रेजेंटेशन एकदम से दिल के बंद होने की सूरत में सामने आती है, जिसमें हमने देखा है कि कुछ एक्सपीरियंस भी किया है कि आपस में लोग हंस रहे हैं, ये वो सडनली एक गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है और वो दिल किसी का बंद हो गया है, तो एक कंडीशन है जिसको कार्डियक अरेस्ट कहा जाता है। उस हालत में जो सबसे बेस्ट चीज़ होती है जो जान बचाने वाली, वो होती है सीपीआर, कार्डियो सही। पल्मोनरी रिससाइटेशन। वो बहुत ही आसान है, कोई भी लेमैन कर सकता है। हम्म। आप इमरजेंसी सर्विसेज के लिए कॉल कर दें और उसके सीने के बीच में कोई भी एक को वो दबाना शुरू कर दें, और जब तक देखें कि वो सांस उसकी बहाल हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये एक कर सकते हैं जब तक अगर वो आ जाते हैं जैसे ही पर्सनल्स,
वो आके ईसीजी कर लेते हैं और फिर शॉक दे देते हैं। तो इससे इंसानों की हार्ट अटैक की सूरत में जो कार्डियक अरेस्ट होता है उससे जान बचाई जा सकती है। बिल्कुल, बहुत आपने एक सही बात बताई कि फौरन से डिस्प्रिन ले लें, 150 या 300 मिलीग्राम की जो भी घर पे अवेलेबल है, और सीपीआर करना चाहिए। लेकिन सीपीआर के लिए मैं सबसे ये कहूंगी कि जिसको आता है वो ही स्टार्ट करे, अदरवाइज जो है वो कोशिश करें कि आप इसको एक बार पहले सीख लें। और ये पब्लिक अवेयरनेस में ये प्रोग्राम होना चाहिए हमारे पास कि एक जनरल पब्लिक को सीपीआर की बेसिक अवेयरनेस देनी चाहिए। अच्छा, अगर किसी हम्म। पेशेंट को हार्ट अटैक होता है और वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो फिर आप उनको कैसे डील करते हैं वहां पे? अच्छा, ये आज पहले जो है ना, हम एक बड़ी सी एक इंजेक्शन लगाते थे, कोई 1.5 मिलियन यूनिट्स की। अब सारी दुनिया में हमने देखा है कि जो एंजियोप्लास्टीज हैं, जो जो 1977 से शुरू हुई थी, हम्म। इसी महीने से ही शुरू हुई थी एक्चुअली, अ, 16 सितंबर से 1977 से। अब वो जो टर्न आउट हो गई हैं एज अ स्टैंडर्ड ऑफ केयर कहा जाता है, या एक्यूट एमआई में सारी दुनिया में इमरजेंसी इसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कही जाती है। और यही प्राइमरी एंजियोप्लास्टी एक्चुअली जान बचाती है। बाकी जितनी भी एंजियोप्लास्टीज हैं वो ज़्यादातर अलामात को जो है ना बेहतर करती हैं, हम्म। लेकिन जो सबसे ज़्यादा एंजियोप्लास्टी से फ़ायदा होता है, जिससे दिल का पट्टा कमज़ोर होने से बच जाता है और इंसान की जान बच जाती है, वो उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में 24 आवर्स बाय 7 डेज ये इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो जैसे ही मरीज़ इमरजेंसी में लैंड करता है, हम इमिडिएटली एक न्यूमोनिक वर्ड यूज करते हैं जिसको मोना कहा जाता है उसको, क्योंकि दर्द बहुत हो रहा होता है तो पेन किलर मॉर्फिन के नाम से देते हैं, उसको ऑक्सीजन लगा देते हैं। अगेन नाइट्रेट्स दे देते हैं, जुबान के नीचे एक गोली होती है जो नसों में फुलाने की मदद देती है, इससे दर्द कम हो जाता है। और चौथी डिस्प्रिन, एस्पिरिन जिसको कहा जाता है। तो ये मोना वर्ड है। मेरा मशवरा होगा कि हर एक घर में जिनमें 50 साल से ज़्यादा है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री जिनकी पॉजिटिव है, वो एक छोटी सी एक डबिया बना के रख लें, जिसमें ये एटलीस्ट ऑक्सीजन तो नहीं रखी जा सकती, लेकिन एटलीस्ट आप डिस्प्रिन और एक हम्म। क्लोपिडोग्रिल की गोली होती है या टिक्काग्रेलोल खून पतला करने वाली, वो हम 180 mg या 600 mg दे देते हैं। तो एक छोटी सी हम डब्बी बना के हर घर में रख सकते हैं, क्योंकि इतना कॉमन प्रॉब्लम है। हम्म। उसके बाद इमीडिएटली हम कैथ लैब में मरीज को शिफ्ट कर देते हैं। और मैंने जैसे कहा कि 24/7 हर वक्त ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं, टेक्निकल स्टाफ होते हैं, हमारी कैथ लैब्स ओपन होती हैं, उनकी 1 घंटे के अंदर एंजियोप्लास्टी हो जाती है और हम ये रूटीनली प्रैक्टिसेस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिजल्ट्स जो हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच करते हैं और बहुत हम्म। अच्छे मरीज खुश होकर चला जाता है रिहेबिलिटेशन के बाद। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर करीम। ये तो हमने देख लिया कि हमारे पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है, चाहे वो रिदम डिसऑर्डर हो, नॉन इन्वेजिव हो, या एंजियोप्लास्टी की जरूरत पड़े। इवन अगर बाईपास की भी कभी जरूरत पड़ती है तो वो भी हमारे हॉस्पिटल में जो है वो अवेलेबिलिटी है इन चीजों की। एब्सोल्युटली। बिल्कुल। तो अच्छा, मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे ऑडियंस के, उनमें से मैं क्वेश्चन करती हूँ, फिर जिसको सूटेबल लगे वो आंसर दे सकते हैं। अच्छा, एक कहती हैं कि मुस्कान कहती है कि डॉक्टर साहब, मेरे नानू को दिल की धड़कन का कोई मसला था और वो कभी कभी चकरा के बेहोश होकर गिर जाते थे। लेकिन यह कि उनकी डेथ बहुत पहले हुई है, आज से 20-30 साल पहले, तो हमें नहीं पता उनको क्या था। तो क्या मेरी अम्मी को कोई रिदम के लिए या कुछ स्क्रीनिंग करवानी चाहिए? मेरे ख्याल से डॉक्टर इफ्रा इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि रिदम से रिलेटेड है चीज, और जो धड़कन वो बेहोशी कह रही है शायद उनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक हो रहा होगा। हाँ, बिल्कुल सही वंदना। जैसे डॉक्टर नाजिया, डॉक्टर कलीम ने बोला कि फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, हार्ट के डिजीजेस में। तो अगर उनको उस वक्त तो नहीं हम पता कर सके कि क्या हो रहा होगा, मगर अगर उनको ये सिम्टम्स थे तो उनके इमीडिएट जो रिलेटिव्स होते हैं ना, हम उनको फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स कहते हैं, जैसे उनके उनके बच्चे हो गए, उनके सिबलिंग्स हो गए, उनको फर्दर वर्कअप करवाना चाहिए, ज़रूरी है। तो सबको तो हम सारे टेस्ट नहीं करवा सकते, मगर एक बेसलाइन टेस्ट होते हैं जैसे कि ईसीजी और एक एको, वो बहुत ज़रूरी होता है ऐसे पेशेंट्स का जिनकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। वो करा के देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम वेट करते हैं कि अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक होता है, जैसे कि हमने बताया था पहले कि चक्कर आ रहे हैं उसको भी, या उसको भी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, बेहोशी हो हम्म। रही है,
तो फिर हम उसकी फर्दर स्क्रीनिंग करते हैं, क्योंकि आप ना फैमिली हिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर सकते हो। सही। स्क्रीनिंग से बहुत सारी मुश्किलात वक्त से पहले पकड़ी जा सकती हैं, तो हम उसमें फिर 24 आवर्स होल्टर मॉनिटरिंग लगा देते हैं। हमारे पास एक टेस्ट होता है, टिल टेबल टेस्ट, वो करते हैं ताकि हमें पता चले कि बेहोशी किस तरह की हो रही है, क्योंकि बेहोशी की हम्म। बहुत सारी नौइयत होती हैं। तो उससे हमें अंदाजा हो जाएगा। तो स्क्रीनिंग जो होती है ना, वो बहुत जरूरी होती है ऐसे पेशेंट्स में जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत पॉजिटिव है। तो उनको बेशक हमारे पास आना चाहिए, और हम उनकी एटलीस्ट एक बेसलाइन ईसीजी और एको तो करके देखेंगे ना कि दिल में कुछ चल तो नहीं रहा। उसके बाद फिर फर्दर टेस्टिंग करेंगे। सही, ठीक, थैंक यू। अच्छा, एक और पूछती हैं कि पेशेंट के मैं पोस्ट मेनोपॉज हूँ, मेरी माहवारी को बंद हुए हुए जो है 5 साल हो चुके हैं, और मैंने सुना है कि औरतों में इस वक्त के बाद दिल का जो मसला है वो बढ़ जाता है। तो क्या वो भी स्क्रीनिंग के बारे में ही पूछना चाह रही हैं कि क्या कोई ऐसी एहतियाती एहतियाती तदाबीर हैं जिनकी मुझे जरूरत है, या फिर अगर मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है तो मैं कुछ ना करूं? मेरे ख्याल से डॉक्टर नाजिया एक्सप्लेन कर पाएंगी ये चीज। जी वंदना, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसी चीज़ की हम अवेयरनेस अपनी खवातीन को देना चाह रहे हैं कि जैसे अभी डॉक्टर कलीम ने भी ये कहा था कि पोस्ट मेनोपॉजल खवातीन के अंदर आपने भी बताया कि उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हमारे जिसम में एक हमारा हार्मोन होता है जो हमें प्रोटेक्ट रखता है बिफोर मेनोपॉज, मगर आफ्टर मेनोपॉज वो प्रोटेक्शन ख़त्म होती है। वो हमारा जो एक सेफ गार्ड है, या हमें कहें एक गार्ड जो हमें बचा रहा होता है दिल की बीमारी से, वो चला जाता है। तो इसलिए हमें एहतियात करना ज़रूरी है, और एहतियात तभी होगी जब हम अपने नंबर्स हमें पता होंगे। ऐसी खवातीन को अपने, अगर उनकी फैमिली में भी हार्ट का प्रॉब्लम है, तो उनको अपने सारे बेसिक टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। उनको अपने कोलेस्ट्रॉल का पता होना 5 मिनट्स। चाहिए, उनको अपने शुगर के नंबर्स का पता होना चाहिए, उनको अपने ब्लड प्रेशर के नंबर्स का पता होना चाहिए कि उनको ब्लड प्रेशर है कि नहीं है। अगर वो तंबाकू का इस्तेमाल कर रही हैं किसी भी फॉर्म में, भले वो सिगरेट हो, भले वो वैप हो, आजकल जैसे हो गया है, काफ़ी हम्म। फैशन में चीज़ें आ गई हैं, तो ये सारी चीज़ों को, उस सब चीज़ को ख़त्म करना होगा। अगर वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रही तो उनको अपनी रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी करनी होगी, एटलीस्ट 5 डेज अ वीक, 5 दिन उनको अब 40 मिनट वॉक करना होगी, ताकि उनकी सेहत वो सेहतमंद रहें। और साथ साथ अगर कोई भी बीमारी डायग्नोज हो गई है, जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो उसकी दवाइयाँ लेनी होगी, अपने मौजलिद से मशवरा करना होगा, और उनके कहने पे दवाइयाँ स्टार्ट करनी होगी। अगर वो कम कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, तो वो भी मुआलिज के मशवरे से ही करेंगी। सही। इसमें मैं सिर्फ वंदना एक पॉइंट सिर्फ ऐड करना चाहूँगा जी जी। कि अभी एक्चुअली अब न्यू तो नहीं कहेंगे, पुरानी बहुत 20 साल पुरानी गाइडलाइंस हैं जिसमें जो है ना ACVT रिस्क कैलकुलेटर्स को हम्म। इनकॉर्पोरेट किया गया है 2013 से। दो एक्चुअली ATP3 आया था हम्म। 2001 में, उसमें भी इनकॉर्पोरेट किया गया था। 13 में ATP4 आया था तो उसमें भी ACVT रिस्क कैलकुलेटर है। ठीक है, सही। वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, क्यूरिस कैलकुलेटर्स हैं। तो अगर जैसे ये खातून हैं उनको जो है ना, इनको ये कि अपना रिस्क असेसमेंट कर लें, तो इस तरह के कैलकुलेटर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। अभी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने प्रीवेंट ऑनलाइन कैलकुलेटर इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें ना सिर्फ आप ACVT रिस्क असेस कर सकते हैं, आप अपने हार्ट फेल्यूर रिस्क असेस कर सकते हैं, और ये ना सिर्फ 10 ईयर रिस्क है बल्कि 30 ईयर रिस्क भी है। ओ। और दूसरा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि ओवरऑल कार्डियोवेस्कुलर रिस्क भी असेस कर सकते हैं, जिसमें सही। एरिथमियाज भी इंक्लूड हो जाते हैं, गुड। आपकी MI भी इंक्लूड हो जाता है, हार्ट फेल्योर भी इंक्लूड हो जाता है। तो आप ये प्रीवेंट ऑनलाइन कैलकुलेटर्स आप ओपन करें। मैं आई वुड सजेस्ट कि जिसकी भी उम्र 40 साल से ज़्यादा है वो अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराए, शुगर का टेस्ट कराए, अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, और उसमें जो है ना ये सारे पैरामीटर्स डाल दें। वो कैलकुलेटर्स आपको CVD रिस्क बताएगा 10 ईयर्स इन 30 ईयर्स, उसके अलावा ACVD रिस्क बताएगा 10 ईयर इन 30 ईयर्स, एंड वो हार्ट फेलियर रिस्क बताएगा 10 ईयर्स इन नेक्स्ट 30 ईयर्स में। वेरी तो नाइस। ये जो 45 साल की हैं नेक्स्ट 75 साल तक अपना रिस्क रिस्क निकाल कैलकुलेट कर सकती हैं, सकती हैं। बिल्कुल। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि आजकल बहुत सारी मल्टी मॉडलिटी स्क्रीनिंग टूल्स आ गए हैं जिसके ज़रिए हम, जिसमें से एक टूल एक सिंपल सा है, हमारे लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में भी अवेलेबल है, उसको कहते हैं कोरोनरी कैल्शियम स्कोर। सही। वो एक्चुअली ये CVD रिस्क कैलकुलेट कर देता है नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। तो अगर किसी का स्कोर 0 आ जाता है
तो 99% लोगों को नेक्स्ट 10 ईयर्स तक दिल का मसला नहीं होता रिलेटेड टू द MI एंड एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज। तो बहुत ही स्ट्रांग प्रिडिक्टर है फॉर किसी का स्कोर अगर 400 से ज़्यादा है या 1000 से ज़्यादा है तो एटलीस्ट उनमें बर्डन ऑफ डिजीज शो करता है कि बहुत ज़्यादा है, देन फर्दर टेस्ट हैज़ बीन रिकमेंडेड। तो इस तरह के टूल्स जो है ना वो अवेलेबल हैं। आप इनको कहें कि आप हमारी 6 डेज क्लिनिक्स होती हैं, मॉर्निंग में भी आफ्टरनून में भी। कार्डियोलॉजिस्ट माशाल्लाह वेल क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में, तो वो आके अपनी स्क्रीनिंग करा लें। ये सारे टेस्ट भी यहाँ अवेलेबल हैं। वो आपको ओवरऑल 10 एंड 30 ईयर्स का रिस्क कैलकुलेट करके बता देंगे कि नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आपका क्या रिस्क है, या फर्दर टेस्ट की ज़रूरत है, या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, और एवरीथिंग, या फैमिली में और किसी के स्क्रीनिंग की ज़रूरत है। दैट कैन बी आई थिंक दैट एक्सप्लेन टू दैट पेशेंट ना। जी सर, ये तो मैं आपने एक बहुत और अच्छी चीज इन्फॉर्मेशन दे सॉरी दी। वंदना, मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि डॉक्टर करीम 7 days a week अब हमारे पास हाँ, क्लिनिक्स है संडे के भी कार्डियोलॉजी क्लिनिक्स हाँ है, के, यस संडे, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर यस इकरा यस, हमारे कार्डियोलॉजी पास। के नॉट 6 थैंक days यू a week। नाजिया फॉर करेक्शन, यस यस थैंक यू सर। एब्सोल्युटली। सही सवाल तो हमारे पास और भी बहुत है, लेकिन हम वक्त से थोड़ा सा लिमिटेड है। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। आज की गुफ्तगू से हमें यही वाज़ेह होता है कि दिल की बीमारी की अलामात को समझना और उन्हें बर वक्त पहचानना और फौरन डॉक्टर के पास आना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने दिल का ख्याल रखें। तो मैं अपने मोहतरम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से हमें थोड़ा सा जो है वो टाइम दिया और हमारे इस वेबिनार में शामिल होकर आम पब्लिक को जो है बहुत अच्छी सी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। तो दिल की हर धड़कन जो है वो उम्र भर की सेहत का रास्ता हमवार करती है, और क्योंकि हमारा दिल हमारी जिंदगी का मरकज है, इसकी हिफाजत करें, इसे सेहतमंद रखें और हमेशा खुश रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।